मैक्स ने गलती से नए लड़के डेविड का वॉकमैन गिरा दिया। उसे लगा डेविड उसे उठाकर चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन उसकी एक चीख से पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। गोल्डी एकदम सुन्न रह गया। फिर उसे लगा जैसे किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी हो। उसने एक जोरदार लात मारकर डेविड को नीचे गिरा दिया। गोल्डी को लगा कि डेविड कोई सीधा साधा लड़का है, इसलिए स्कूल के बाद उसने उसका रास्ता रोक लिया। हालांकि डेविड ने मामला शांत करने के लिए माफी भी मांगी, लेकिन गोल्डी की बदतमीजी बढ़ती गई। उसने न सिर्फ उसके बटुए से सारे पैसे निकाल लिए, बल्कि उसका फोन छीनकर उसमें अपना नंबर भी सेव कर दिया। उसने डेविड पर कुछ सख्त नियम भी थोप दिए कि अब से जब भी वो मैसेज करेगा, डेविड को तुरंत रिप्लाई करना होगा। जब मैं क्लास में होता हूँ और घर पर पढ़ाई कर रहा होता हूँ, तुम्हें सेकंड्स में रिप्लाई करना होगा, और अगर नहीं किया तो 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई करना। घर वापस आकर भी डेविड की जिंदगी स्कूल से कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके पिता हर रात उसका होमवर्क चेक करते थे, और अगर एक भी गलती मिलती तो उसे बार बार करने को कहते। वो गुस्से में उसके सिर पर उंगली से मारते और उसे खूब डांटते। उसकी माँ को सब पता था, फिर भी वो हमेशा चुप रहती थी। इतने लंबे समय तक इस दिमागी तनाव के कारण डेविड खुद को तकलीफ देने लगा था। वो अपने कमरे में छुपकर अपने ही गले को तब तक जोर से दबाता जब तक कि वो बेहोश न होने लगे। मौत के करीब जाने वाले उस पल में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था, क्योंकि सिर्फ उसी पल में वो असलियत से दूर भाग सकता था और अपना वो दर्द बाहर निकाल सकता था जो वो किसी से कह नहीं पाता था। डेविड जब स्कूल जा रहा था तब गोल्डी ने उसे मैसेज करके नाश्ता लाने को कहा, लेकिन डेविड ने उस पर ध्यान नहीं दिया। गुस्से में पागल गोल्डी क्लास में आया और सबके सामने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। डेविड फिर भी कुछ नहीं बोला। गोल्डी ने उसका वॉकमैन छीन लिया। जब डेविड ने उसे वापस करने को कहा तो गोल्डी उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने न सिर्फ उसके सामने उस वॉकमैन को जमीन पर फेंका, बल्कि उस पर पैर भी रख दिया। फिर वो उसके करीब आया और बार बार उसकी माथे पर उंगली से मारने लगा। गोल्डी की हर एक हरकत डेविड की बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और गोल्डी को एक जोरदार मुक्का मारा। गोल्डी को यकीन नहीं हुआ। उसने हवा में उछलकर डेविड को एक लात मारी और वो जमीन पर गिर गया। उसने अपने दोस्तों से क्लास का दरवाजा बंद करने को कहा ताकि उसे मजा चखा सके, लेकिन अब तक डेविड के सिर पर खून सवार हो चुका था। वो गोल्डी पर अपना सारा गुस्सा उतार रहा था। उसे लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए वो बिना सोचे समझे बस अपनी पूरी ताकत से मुक्के चला रहा था। यही वजह थी कि शुरू में डेविड मार खा रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसमें बहुत ताकत थी। उसने गोल्डी को उठाया और सामने वाली डेस्क पर पटक दिया। बचाओ! गोल्डी की पूरी तरह से बेइज्जती हो चुकी थी। वो गुस्से में पागल होकर पलटवार करना चाहता था, लेकिन डेविड ने उसके बाल पकड़ लिए। फिर दोनों आपस में बुरी तरह भिड़ गए। इसी हाथापाई में गोल्डी को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। बाकी बच्चे बस हैरानी से देख रहे थे। डेविड ने तुरंत उठकर गोल्डी को नीचे दबाया और उसका गला बुरी तरह से कस लिया। ऐसा लग रहा था कि गोल्डी की जान ही निकल जाएगी। उसके दोस्त बीच में आना चाहते थे, लेकिन जैक नाम के एक लड़के ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही गोल्डी की सांस रुकने वाली थी, डेविड को एकदम से होश आ गया। वो उठा और अपनी ईयरफोन उठाने लगा। उसे लगा कि अब बात खत्म हो गई है, लेकिन चिढ़ा हुआ गोल्डी पीछे से वार कर बैठा। स्कूल के बाद जैक खुद डेविड के पास गया और उसे बताया कि गोल्डी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बॉस केविन ये सब चुपचाप नहीं देखेगा। केविन गोल्डी जैसा नहीं है, वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और बहुत ताकतवर है। लेकिन डेविड ने इस बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसे अपनी ट्यूशन क्लास के लिए देर हो रही थी। बस में बैठे बैठे डेविड उसी लड़ाई के बारे में सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इसी ख्यालों में उसने अपना बस स्टॉप भी मिस कर दिया। जब वो भागता हुआ ट्यूशन पहुंचा तब तक टेस्ट शुरू हुए काफी देर हो चुकी थी। आखिर में वो अपना पेपर भी पूरा नहीं कर पाया। घर वापस आते ही उसके पिता ने सबसे पहले पूछा कि उसे इतनी देर क्यों हुई। डेविड ने झूठ बोला कि वो बस में सो गया था। पिता ने उसे चेतावनी दी कि अगर इस बार टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझे? हाँ, अब जाकर नहा लो। जब वो अपने कमरे में गया तो एक पल के लिए उसे अपना मरा हुआ भाई माइकल दिखाई दिया। वो वॉकमैन उसके भाई ने ही उसे दिया था। उसे वो वॉकमैन इतना पसंद इसलिए था क्योंकि वो उसके भाई की आखिरी निशानी थी। उसके लिए वो वॉकमैन बहुत मायने रखता था। अगले दिन जब डेविड वॉशरूम गया तो अचानक केविन वहां आ गया। वो अपने दोस्त का बदला लेने आया था। जैक भी वही था और मजे से सब देख रहा था। गोल्डी ने उसे वहां से दफा होने को कहा। जैक ने कल की लड़ाई के बारे में पूछा कि क्या उसकी ठुड्डी ठीक है। गुस्सा 7वें आसमान पर था। माहौल एकदम गर्म हो गया था। डेविड ने केविन से पूछा कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है, जबकि कल वो माफी भी मांग चुका था। लेकिन केविन ने उसे सीधा एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर भी डेविड की आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था, बल्कि वो गुस्से से उबल रहा था। उसने मुट्ठी बांधी और पलटवार के लिए तैयार हो गया। इससे पहले की बात और आगे बढ़ती, क्लास टीचर वॉशरूम में आ गए और केविन पर भड़क गए। उन्होंने सबके सामने पूछा कि वो एक पढ़ाई करने वाले लड़के को क्यों परेशान कर रहा है। जब डेविड अपनी सीट पर लौटा तो उसका वॉकमैन वहां नहीं था। उसी वक्त गोल्डी का फोन आया। उसने कहा कि अगर वॉकमैन वापस चाहिए तो वही आ जाओ जहां उसने परसों पैसे छीने थे। डेविड गुस्से में क्लास से बाहर भागा। जैक भी उसके पीछे गया। जब डेविड वहां पहुंचा और अपना वॉकमैन मांगा तो केविन ने हंसते हुए कहा कि अगर सामान वापस चाहिए तो पहले उसे हराना होगा। डेविड लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन केविन ने उसे लगातार कई मुक्के जड़ दिए। ऐसे में कितने भी शांत इंसान को भी मजबूर करोगे तो वो भी पलटवार करेगा। तुम दोनों कैसा लग रहा है? दूसरों को पीटने में मजा आता है, अब तुम्हें लड़ने का मन कर रहा है। तुमने शुरू से ही मुझे परेशान किया है। तुमने ही पहले मेरे कपड़े लिए थे। केविन एक प्रोफेशनल बॉक्सर था। उसके सामने डेविड कहीं नहीं टिकता था, लेकिन डेविड में गजब की ताकत थी और वो मार भी अच्छी खासी सह सकता था। वो बार बार गिरता रहा और बार बार उठता रहा। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। हालांकि वो लगातार पिट रहा था, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट होने की वजह से लड़ाई के दौरान भी उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था। वो केविन के मुक्के मारने के तरीके को ध्यान से देख रहा था और धीरे धीरे उसकी हर चाल को समझ गया। किसकी गलती है? तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो और क्या यही सही मौका है तो मैं तुम्हें चकमा दूंगा। उसकी इस चाल से केविन भी पूरी तरह से सीरियस हो गया। उसने तुरंत डेविड पर मुक्कों की बरसात कर दी, जिससे डेविड लगभग अधमरा हो गया। तभी मुश्किल वक्त में डेविड को जैक की बात याद आ गई। किसी बॉक्सर के सामने कभी भी दूरी नहीं बनानी चाहिए, हमेशा करीब रहकर लड़ना चाहिए। उसने सही मौका देखा और आगे बढ़कर केविन की कमर पकड़ ली। उसने केविन को एक कुशन की तरह इस्तेमाल किया और दोनों सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गए। केविन ने उठने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने केविन को एक लात मारकर गिरा दिया और फिर उसके दाहिने पैर पर बुरी तरह वार करने लगा। केविन ने पूरी ताकत से उठकर हमला करना चाहा, लेकिन डेविड फुर्ती से बच गया। इसके तुरंत बाद एक अपरकट मुक्के ने लड़ाई ही खत्म कर दी। डेविड के इस तूफानी हमले के सामने केविन ने पूरी तरह से हार मान ली। अंत में डेविड धीरे धीरे गोल्डी की तरफ बढ़ा और अपना वॉकमैन वापस मांगा। जो गोल्डी पहले इतना उछल रहा था वो अब डर से कांप रहा था। वो बस खड़ा होकर डेविड को जाते हुए देखता रहा। लड़ाई खत्म होने के बाद भी डेविड का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तभी जैक वहां आ गया और मजाक के अंदाज में डेविड और केविन की सीढ़ियों से गिरने वाली बात करने लगा। उसने कहा कि उसने एक हांगकांग की कॉमेडी फिल्म देखी थी जिसमें हीरो ने यही तरीका अपनाकर दुश्मन को हराया था। तभी डेविड के फोन की स्क्रीन जली। उसके पिता पूछ रहे थे कि वो ट्यूशन क्यों नहीं गया और फोन क्यों नहीं उठा रहा। डेविड ने अपनी स्कूल की ड्रेस देखी
थी जो खून से सनी हुई थी। वो इस हालत में घर नहीं जा सकता था, वरना अपने सख्त पिता को क्या जवाब देता। इसलिए उसने जैक से एक जैकेट मांगी। जैक ने उसे चोट के निशान छुपाने के लिए एक क्रीम भी दी। इस छोटी सी मदद ने दोनों के बीच की दोस्ती को और मजबूत कर दिया। उधर दूसरी तरफ गोल्डी अभी भी बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा था। वहाँ मौजूद लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कहने लगे। केविन वहीं गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधे खड़ा था। उसे अपनी हार पच नहीं रही थी। एक नए लड़के से केविन की हार की खबर जल्दी ही सेकंड ईयर के बॉस टोनी तक पहुंच गई। उसने सबके सामने केविन को बेइज्जत किया। उसे लगा कि एक नए लड़के से हारकर उसने उनकी नाक कटवा दी है। टोनी बहुत ही खतरनाक इंसान था। उसने एक लकड़ी की तलवार से केविन को पीटा और उसे मजबूर किया कि वो जाकर डेविड पर हमला करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो केविन और उसके दोस्तों की खैर नहीं थी। टोनी के इसी डर की वजह से केविन ने अपनी बाइक निकाली और पीछे से डेविड पर हमला कर दिया। उसने एक लकड़ी के डंडे से डेविड को नीचे गिरा दिया। डेविड ने बेहोश होने से ठीक पहले जैक से कहा कि वो किसी भी हालत में उनसे ना भिड़े और फिर वो बेहोश हो गया। डेविड की पहली प्रतिक्रिया अपनी चोटों की परवाह करना नहीं था, बल्कि वो सोच रहा था कि जल्दी से ट्यूशन क्लास जाऊं। उसे पापा की डांट का बहुत डर था, लेकिन उसके माता पिता जल्द ही अस्पताल पहुंच गए। डेविड को ठीक देखकर उसकी मां की जान में जान आई और उन्हें राहत मिली। पिता ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो केविन ने तुरंत झूठ बोल दिया कि वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। लेकिन जब पिता ने अचानक बात बदली तो केविन एक बहाना बनाकर अजीब तरह से वहां से चला गया। लेकिन बेटे के प्रति पिता का रवैया अभी भी बहुत रूखा था। अपने बेटे को इतना डरा हुआ देखकर मां का दिल टूट गया। उन्हें अपने बड़े बेटे की याद आ गई जो अब इस दुनिया में नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं डेविड के साथ भी वैसा ही न हो जाए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डेविड स्कूल लौटा, लेकिन उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई। एलेक्स अपने लड़कों को लेकर क्लास में घुस गया और सबके सामने डेविड को उकसाने लगा। केविन तुरंत खड़ा हुआ और उसने चेतावनी दी कि अगर एलेक्स ने अपनी हद पार की तो वो क्लास टीचर से उसकी शिकायत कर देगा। इस पर एलेक्स ने डेविड को धमकी दी कि वो और केविन लंच ब्रेक में छत पर आए, वरना जब तक स्कूल खत्म नहीं होता क्लास में कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। स्कूल के बाद डेविड और केविन सही समय पर वहां पहुंच गए। केविन को मुसीबत में न डालने के लिए डेविड ने खुद ही माफी मांग ली, लेकिन एलेक्स उसे पूरी तरह से बेइज्जत करना चाहता था। उसने मार्क को हुक्म दिया कि वो डेविड को अपने मुक्कों से ऐसा सबक सिखाए कि वो उसका नाम सुनकर ही डर से कांपने लगे। लेकिन मार्क उस पर हाथ उठाने से हिचकिचा रहा था। ये देखकर मार्क को मार खाते देख डेविड का सब्र टूट गया और उसने एक लकड़ी का डंडा पकड़ लिया। साइलेंस। स्कूल के गुंडे ने गलती से डेविड के सिर पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। उसे लगा कि वह कोई डरपोक लड़का है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये नया लड़का अंदर से बहुत ही हिंसक और खतरनाक प्रवृत्तियों वाला इंसान है। सिर से लेकर पैर तक बेइज्जत होने के बाद उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन उसके दोस्त केविन ने सिर हिलाकर उसे रोका और उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू कर लिया। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने डेविड के पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया और उसने तय किया कि वो इस गुंडे से आर पार की लड़ाई लड़ेगा। दादाजी की बर्थडे पार्टी में पूरा परिवार एक साथ मौजूद था। बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव था। दादाजी पूरे परिवार के बिजनेस और पैसों को कंट्रोल करते थे और उनके पास सारी पावर थी। उन्होंने डेविड से पूछा कि कैसे उनका सिर्फ एक फोन कॉल उसके पिता की कंपनी के सभी रास्ते बंद कर सकता है। दादाजी की नजर में एक अच्छे स्कूल से एक खराब स्कूल में जाना सिर्फ भागने का एक तरीका था। उन्होंने इसे कायरता बताया और सबके सामने डेविड के इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने उसके पिता की भी बेइज्जती की और कहा कि वे केवल दादाजी के सहारे ही जी रहे हैं। दादाजी ने जोर देकर कहा कि जब इंसान हार मानकर भागना चाहता है उसी समय उसे डटे रहना चाहिए। लेकिन डेविड के पिता और बड़ा भाई उस मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर पाए थे। अब दादाजी ने अपनी सारी उम्मीदें डेविड पर टिका दी थी और उन्होंने हुक्म दिया कि उसे वापस पुराने स्कूल जाना होगा। दादाजी के इस कड़े फैसले पर डेविड ने भी अपने दिल की बात कह दी। बर्थडे पार्टी का माहौल एकदम से शांत हो गया। नशे की वजह से डेविड को कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगी। उसे अपने मरे हुए बड़े भाई पीटर की परछाई नजर आई। वो परछाई उसे स्विमिंग पूल की तरफ ले गई और आखिरकार वो पानी में गिर गया। ये देखकर पिता ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और उसे बचा लिया, जबकि मां ने दादाजी के इस सख्त रवैये पर अपना गुस्सा जाहिर किया। दादाजी, वो अब कोई बच्चा नहीं है। दादाजी। साइलेंस। परिवार की इस पार्टी ने डेविड के अंदर के बागी को जगा दिया था। अपने पिता को हमेशा हाँ में हाँ मिलाते देख उसे समझ आ गया कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा। रात भर दबा हुआ ये गुस्सा अगले दिन बुरी तरह फूट पड़ा। उसने केविन की एक न सुनी और सीधे रॉबर्ट की क्लास की तरफ चल दिया। केविन तुरंत उसके पीछे गया और उसे रोकते हुए बोला कि वो वहां न जाए वरना वह मारा जाएगा। उसने डेविड से जोर से पूछा कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है, इसमें डरने वाली क्या बात है। उन लोगों ने मुझे परेशान किया, इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगा। जब केविन उसे रोक नहीं पाया तो वो भी उसके पीछे चल दिया। डेविड ने क्लास का दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे रॉबर्ट के पास गया। रॉबर्ट को लगा कि डेविड उससे माफी मांगने आया है, लेकिन तभी डेविड ने उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल छीनी और सारी ड्रिंक रॉबर्ट के सिर पर उड़ेल दी और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। इस बेइज्जती ने तुरंत लड़ाई शुरू करवा दी। जैसे ही रॉबर्ट पीछे मुड़ा, डेविड ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए बोतल सीधे उसके सिर पर दे मारी। तभी क्लास टीचर वहां आ गए और उन्होंने लड़ाई को रोक दिया, लेकिन रॉबर्ट ने डेविड को धमकी दी कि वो लंच के समय म्यूजिक रूम में आ जाए ताकि वे इस मामले को खत्म कर सके। मुकाबला तय समय पर शुरू हुआ। रॉबर्ट ने डेविड को दो रास्ते दिए, या तो वो उनके गैंग में शामिल हो जाए या फिर उनसे लड़े। डेविड का जवाब बहुत सीधा और बेबाक था। उन दोनों में तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। सीनियर क्लास का बॉस होने के नाते रॉबर्ट न सिर्फ बहुत ताकतवर था बल्कि वो मार्शल आर्ट्स में भी माहिर था। उसे जूडो बहुत अच्छे से आता था, जिससे ये लड़ाई डेविड के लिए बहुत मुश्किल हो गई। डेविड के पास ताकत और फुर्ती तो थी, लेकिन रॉबर्ट के तजुर्बे के सामने वो बार बार कमजोर पड़ रहा था। साइलेंस। पहले राउंड में रॉबर्ट ने डेविड को पीछे से गर्दन से पकड़ लिया। भले ही डेविड बहुत जिद्दी था, लेकिन सांस न मिलने की वजह से वो बेहोश हो गया। इसके बाद रॉबर्ट ने केविन की तरफ रुख किया और उसे भी लड़ने के लिए ललकारा। केविन ने तुरंत अपनी पोजीशन ले ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी डेविड, जिसे अभी बेहोश होना चाहिए था, अचानक उठ खड़ा हुआ और उसने रॉबर्ट को चेतावनी दी कि वो उसकी गर्दन को दोबारा न छुए। इसके बाद वह फिर से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। दूसरा राउंड और भी खतरनाक था। डेविड अब अपने दुश्मन के मूव्स को देखकर उन्हें कॉपी करने लगा। उसने अपने दोस्त मार्क से सीखी हुई बॉक्सिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी तेज सीखने की क्षमता के साथ उसने धीरे धीरे लड़ाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन रॉबर्ट ने फिर से जूडो का दाव लगाकर डेविड को जमीन पर गिरा दिया और जब रॉबर्ट उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, तभी डेविड ने अपने पैरों से एक जोरदार दाव लगाया और रॉबर्ट को अपने नीचे दबा लिया। इसके बाद उसने रॉबर्ट पर कई जोरदार मुक्के जड़े, जिससे रॉबर्ट की नाक से खून बहने लगा और वो हार मानने वाला था। तभी रॉबर्ट का साथी सैम बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन केविन ने उसे रोक लिया, जो अब तक अपनी असली ताकत छिपा रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो केविन? सैम के दखल देने पर रॉबर्ट ने कुछ देर के लिए लड़ाई रोक दी, लेकिन वो अभी भी गालियां और धमकियां दे रहा था। इसके पहले कि डेविड कुछ कहता, रॉबर्ट अपने कांपते हुए पैरों के सहारे लड़खड़ाते हुए पास रखी एक कुर्सी पर जा गिरा। ये देखकर कि उसके साथी पर हमला हो सकता है, थोड़ा आराम करने के बाद रॉबर्ट फिर से आगे बढ़ा और दोनों में तीसरा राउंड शुरू हो गया। इस बार उसने एक नई तरकीब अपनाई और अपने पैरों से डेविड के हाथों को जकड़ लिया ताकि वह उन्हें तोड़ सके, लेकिन डेविड ने अपनी कमर की ताकत से उसे उठा लिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। डेविड ने सैम का खास मूव भी आसानी से कॉपी कर लिया और एक ही किक में उसे नीचे गिरा दिया, फिर फुर्ती से उसे जकड़
जकड़ लिया और उसी तरीके से उसका दम घूंटकर उसे बेहोश कर दिया। अब तक स्कूल के पहले, दूसरे और तीसरे साल के सभी गुंडे डेविड के हाथों पिट चुके थे। वो और सैम दोनों अब बिना किसी शक के स्कूल के सबसे ताकतवर लड़के बन चुके थे। हालांकि इस जीत से उन्हें वो शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इतने लंबे समय तक दबाव में रहने के कारण डेविड को लगने लगा कि उसे मारपीट में एक अजीब सा मजा आने लगा है। अपनी इस सोच से वो खुद डरने लगा था। वो परीक्षा के समय भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था और उसके दिमाग में बस लड़ाई की बातें घूम रही थी। जब ट्यूशन टीचर ने उसके सिर पर उंगली मारी और उसकी पढ़ाई को लेकर ताना मारा तो डेविड के अंदर सालों से दबा गुस्सा अचानक फूट पड़ा। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम पागल हो? कमीने, माफ करना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूं? अगर ऐसा ही है तो फिर क्लास में आना छोड़ दो। क्या ये तुम्हारी पढ़ाई नहीं है? क्या ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है? क्या ये मेरी जिंदगी है? तुम्हें कम से कम अपने पिता के बारे में तो सोचना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो मेरी क्लास में मत आना, बाहर जाओ। ठीक है? हेलो केविन। पीटर अपने बेटे के इस बर्ताव से बहुत हैरान और गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा चुपचाप सब सहने वाला उसका बेटा अचानक इतना हिंसक कैसे हो गया। उसने डेविड को धमकी दी कि उसे जाकर अपनी टीचर से माफी मांगनी होगी। सैम डेविड के अंदर चल रही उलझन को समझ गया। उसने डेविड को साइमन हाई स्कूल के सबसे बड़े गुंडे जॉन का एक वीडियो दिखाया। जॉन अपने परिवार की ताकत के घमंड में आकर स्कूल में कमजोर बच्चों को परेशान करता था। शुरुआत में डेविड किसी दूसरे स्कूल के मामलों में नहीं पढ़ना चाहता था। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था। लेकिन किस्मत उसे एक बार फिर बुराई के सामने ले आई। उसी रात उसका पिता उसे एक मेडिकल इवेंट के डिनर में ले गया। इसका मकसद ये था कि वो बड़े और अमीर लोगों से जान पहचान बढ़ाए ताकि आगे जाकर डॉक्टर बनने में आसानी हो। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उस इवेंट का मुख्य मेहमान जॉन का पिता ही था। जॉन सबके सामने बहुत ही शरीफ और संस्कारी बनने का नाटक कर रहा था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने विकलांग लोगों के लिए एक ऐप बनाया है। डेविड को ये दोगलापन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों से जॉन को बच्चों को परेशान करते हुए देखा था। वो जानता था कि उस ऐप का सारा डेटा दूसरों को चोट पहुंचाकर इकट्ठा किया गया था। उसने सबके सामने जॉन की असलियत खोल दी और पूछा कि उसके इस ऐप की असली सच्चाई क्या है और जिसे आप अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। क्या तुम्हें अभी भी वो अफवाह याद है? क्या तुम्हें अभी भी वो अफवाह याद है? क्या तुम्हें अभी भी वो अफवाह याद है? उसका पिता अपनी जान पहचान बनाए रखने के लिए न सिर्फ अपने बेटे की बातों को झूठा ठहराता है बल्कि उसे जॉन से माफी मांगने के लिए कहता है। उसके पिता की नजर में सच्चाई की कोई कीमत नहीं थी। उसके लिए बस ये जरूरी था कि वो उन अमीर लोगों को नाराज ना करे जो उनका भविष्य तय कर सकते थे। डेविड को अब समझ आ गया था कि उसका पिता कितना डरपोक है और उसके कोई उसूल नहीं है। उसने साफ कह दिया कि अगर उसके पिता ने उस पर और दबाव डाला तो उसका अंजाम भी उसके बड़े भाई जैसा ही होगा। डेविड बारिश में अकेला बस स्टॉप पर बैठा था। उसके अंदर गुस्सा और कुछ कर गुजरने की आग जल रही थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सिर्फ स्कूल के गुंडों को पीटना ही काफी नहीं है। अगर जॉन जैसे अमीर और ताकतवर गुंडों को जड़ से खत्म नहीं किया गया तो उसे कभी भी असली आजादी नहीं मिल पाएगी। इसलिए वो रातों रात सैम से मिलने गया और उन्होंने खुद हमला करने का फैसला किया। उस समय जॉन बाथरूम में एक बेकसूर लड़के को बैरमी से पीट रहा था। वो लड़का इतना डर गया था कि वो छत से कूदकर अपनी जान देना चाहता था। लेकिन सही समय पर डेविड और सैम वहां पहुंच गए और उस लड़के की जान बचा ली। लेकिन तब भी जॉन अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहा था। अरे अब तभी अंधेरे में से दो लोग बाहर निकल कर आए। डेविड और सैम ने एक साथ लाल रंग का नकाब पहना जो इंसाफ का प्रतीक था और वो धीरे धीरे जॉन और उसके गुंडों की तरफ बढ़ने लगे। उनकी असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। मैं हूँ आपका दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। उस गुंडे ने बॉक्सिंग करते समय गलती से एक लड़के को लात मार दी और उसे कितनी चोट लगी है ये देखने के लिए उसने लड़के के पैरों पर तेजाब डाल दिया। फिर भी जॉन बड़ों के सामने हमेशा एक होशियार और शरीफ लड़का होने का नाटक करता था। सब उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का मानते थे। किसी को नहीं पता था कि इस शराफत के पीछे एक बहुत ही खतरनाक और भयानक इंसान छिपा है। लेकिन बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। जब जॉन अपनी गुंडागर्दी का मजा ले रहा था तभी दो लाल नकाब पहने हुए रहस्यमयी लोग अचानक वहां पहुंच गए। वो कोई सुपर हीरो नहीं थे बल्कि बस दो आम हाई स्कूल के लड़के थे जो ऐसे गुंडों को सबक सिखाना चाहते थे। ये दोनों कौन है? हेलो भाई साहब, अरे बाप रे, अभी भी वही हो तुम लोग? कौन हो? हम हाई स्कूल के सुपर हीरो हैं। डिंग डोंग। उन दोनों ने अपना काम बांट लिया था। सैम का काम बाकी के छोटे गुंडों को संभालना था और डेविड सीधा उस भयानक गुंडे से लड़ने गया। थोड़ी ही देर में डेविड को समझ आ गया कि जॉन कोई मामूली लड़का नहीं है। अमीर परिवार से होने के कारण उसे बचपन से ही हर तरह की महंगी ट्रेनिंग मिली थी। उसे मुay थाई का बहुत शौक था और उसने इसकी पूरी ट्रेनिंग भी ली थी। चाहे उसकी जोरदार कोहनी हो या उसके घुटनों का वार, उसका हर एक वार बहुत ताकतवर था। डेविड के लिए उसके वार रोकना मुश्किल हो रहा था और वो लगातार बस पिटता जा रहा था। तू तो गया, तू आज नहीं बचेगा। उसी वक्त सैम ने अपने आसपास के गुंडों को खत्म किया और हवा में उड़ते हुए एक जोरदार किक मारकर उसे बचाया। उन दोनों ने तुरंत अपने दुश्मन बदल लिए और अलग अलग लड़ने लगे। डेविड के पास एक ऐसा खतरनाक टैलेंट था जिससे वो दूसरों के मूव्स आसानी से कॉपी कर सकता था। उसने अभी अभी जॉन का नी स्ट्राइक देखा था और मुड़ते ही उसने वही वार सीधा एक गुंडे पर कर दिया। उसका असर तुरंत दिखा और दूसरी तरफ सैम जॉन की ताकत देखने के बाद बहुत ही संभल कर लड़ रहा था। उसने उससे एक अच्छी दूरी बना ली थी ताकि जॉन को पास आकर हमला करने का मौका न मिले। लेकिन फिर भी जॉन के लगातार हमलों के कारण उससे एक चूक हो गई और उसके सीने पर एक बहुत ही जोरदार लात लगी। जैसे ही जॉन ने उसे देखकर एक घमंडी मुस्कान दी, डेविड ने फिर से सैम के साथ अपनी जगह बदल ली और उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। इस लगातार और थका देने वाली लड़ाई के बाद जॉन की ताकत अब जवाब दे रही थी। उसने एक बार फिर डेविड को अपने नी स्ट्राइक से हराने की कोशिश की, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि डेविड उसका ये वार पहले ही पूरी तरह से कॉपी कर चुका है। बिल्कुल उसी अंदाज में डेविड ने पलटवार किया और उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक दिया और अंत में एक शानदार स्पिनिंग किक सीधे जॉन के चेहरे पर पड़ी और इसी के साथ ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो गई और उस बेकसूर लड़के को इंसाफ मिल गया। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। अरे रुको, जरा इधर आना। एक मिनट रुको, तुम इधर आओ। इस लड़के से सच्चे मन से माफी मांगो। अगर तुमने ऐसा दिल से नहीं किया तो मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। तुम हो कौन? माफी मांगो। उन दोनों के डर से जॉन को अपना सिर झुकाना ही पड़ा और उसने उस बेकसूर लड़के से माफी मांगी। सैम ने उसे धमकी दी कि उसकी सारी गुंडागर्दी और माफी मांगने का वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। अगर उसने दोबारा बदला लेने की सोची तो ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा। सैम के बार बार समझाने पर वो डरा हुआ लड़का जो कभी कुछ बोल नहीं पाता था, उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और उस गुंडे को एक जोरदार लात मारी। अपनी पहली जीत से डेविड और सैम का हौसला बहुत बढ़ गया था और अब वो स्कूल के सभी गुंडों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इसके बाद से दोनों हर रात लाल
लाल नकाब पहनकर शहर के अलग अलग कोनों में जाते और उन कमजोर बच्चों को बचाते जिन्हें परेशान किया जा रहा था। कई बार एक साथ लड़ने से उनका तालमेल बहुत ही शानदार हो गया था। उनका हर एक वार बिजली की तरह तेज और सटीक होता था, जिससे सामने वाले को पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिलता था। लेकिन खतरा तो कभी भी आ सकता है। एक बार एक लड़ाई के दौरान टॉम नाम के एक गुंडे ने अचानक से एक लोहे की रॉड निकाली और पीछे से छुपकर डेविड पर हमला कर दिया। डेविड को हवा की आवाज से इसका अंदाजा हो गया और वो तुरंत पीछे हट गया। सैम भी बाल बाल बचा। उस पल डेविड के अंदर का गुस्सा पूरी तरह से भड़क गया। उसने टॉम को जमीन पर गिरा लिया और उस पर बारिश की तरह घूंसे बरसाने लगा। टॉम दर्द से तड़प रहा था और भीख मांग रहा था, लेकिन डेविड ने उसकी एक ना सुनी। वो बस उसे पीटता ही जा रहा था। उस वक्त डेविड पूरी तरह से अपना आपा खो चुका था। वो अब इंसाफ नहीं कर रहा था, बल्कि वो सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा था। हर एक मुक्के के साथ उसे अपने सामने पड़े टॉम के चेहरे में अपना वो पिता दिखाई दे रहा था, जो हमेशा उस पर हुक्म चलाता था। उसके पिता का दबाव उस पर किसी पहाड़ जैसा था, जिससे उसका कई सालों तक दम घुटता रहा। इतने सालों से दबा हुआ वो गुस्सा एक हीरो बनने के बाद एक भयानक रूप में बाहर आ रहा था। सैम ने देखा कि डेविड तो आज उसकी जान ही ले लेगा, तो उसने पूरी ताकत लगाकर डेविड को पीछे खींचा। लेकिन डेविड का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और उसने सैम को भी लगभग पीटना शुरू कर दिया था। जब डेविड थोड़ा शांत हुआ, तब जाकर सैम ने उसे डांटते हुए कहा कि वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। लेकिन डेविड अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसका मानना था कि उस गुंडे ने पहले हथियार उठाया था, इसलिए वो सजा के लायक था और वो तो बस ऊपर वाले के नाम पर इंसाफ कर रहा था। उसी वक्त इंटरनेट पर उस लाल नकाब वाले सुपर हीरो का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो उस गुंडे को पीट रहा था और अब हर जगह बस उसी की बातें हो रही थी। कुछ लड़कों को गुंडों के एक गैंग की हरकतों के बारे में बात करते सुनकर और उनके अड्डे का पता जानकर ईथन से रहा नहीं गया। उसी रात वो ल्यूक को लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एक सोची समझी साजिश थी। अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स के दम पर शुरू में तो दोनों टिके रहे, लेकिन दुश्मन गिनती में ज्यादा और हथियारों से लैस थे। दो लोग इतने सालों से कैसे लड़ते? उस भारी लड़ाई में ईथन और ल्यूक दोनों को गहरी चोटें आई और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। गुंडों का लीडर लियोन मुस्कुराता हुआ आगे आया और झटके से दोनों का नकाब हटा दिया। तुम लोग कौन हो? क्या हमसे बदला लेने आए हो? क्या उस बेवकूफ लड़के के लिए? ये क्या है? पीछे मुड़कर तो देखो, ये क्या है? क्या तुम आइसक्रीम सुपर हीरो हो? इस खतरे के बीच ईथन ने लियोन की लापरवाही का फायदा उठाया और जोरदार पलटवार किया, जिससे वो और ल्यूक आजाद हो गए। ल्यूक तुरंत समझ गया कि सबसे पहले लीडर को ही पीटना होगा। उसने एक उड़ती हुई किक मारी और लियोन को जमीन पर गिरा दिया। बढ़ते हुए गुंडों को देखकर ल्यूक ने तुरंत पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और खिड़की तोड़ दी। इस अफरातफरी में दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। लेकिन इसी घटना के बाद ईथन को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई, जिसे वो हाई स्कूल का हीरो समझता था। असल में ल्यूक ने उसका इस्तेमाल अपने दोस्त जैक का बदला लेने के लिए किया था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चला? दूसरी तरफ लियोन ने वो वीडियो अपने बॉस क्रिस को दिखाया। वीडियो देखकर क्रिस के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। अगले दिन क्रिस अकेला ही स्कूल में घुस गया। वहां के दादा निक और उसके गैंग ने उसे रोकना चाहा, लेकिन क्रिस ने एक ही किक में उसे गिरा दिया। निक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पैरों को लॉक कर दिया, लेकिन क्रिस ने अपनी बेहिसाब ताकत और कुछ मुक्कों से खुद को छुड़ा लिया और फिर उसी के दाव से निक का पैर बुरी तरह तोड़ दिया। ईथन को जैसे ही ये खबर मिली, वो ल्यूक के साथ तुरंत वहां पहुंचा। ईथन आगे बढ़ने ही वाला था कि ल्यूक ने उसे रोक लिया। इस बार उसने अपने उस दर्दनाक अतीत का खुद सामना करने का फैसला किया था। असल में ल्यूक और क्रिस मिडिल स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। उस दौरान उसे और उसके दोस्त जैक को केविन और उसके गैंग से अक्सर मार खानी पड़ती थी। उन्होंने दो शर्तें रखी थी, या तो हर हफ्ते उन्हें पैसे दो और उनके नौकर बनो, या फिर स्कूल खत्म होने तक पिटते रहो। ज्यादातर लड़कों ने हार मान ली थी, लेकिन जैक कभी नहीं झुका, चाहे उसे कितना भी मारा पीटा गया हो, चाहे दर्द से उठा भी ना जा रहा हो। फिर एक दिन उन्हें छत पर घेर लिया गया। ल्यूक ने अपनी जेब में रखे सारे पैसे दे दिए, लेकिन जैक के पास कुछ नहीं था। क्रिस ने देखा कि ल्यूक बात मान रहा है, तो उसने उसे जाने दिया और जैक को वही रोक लिया। ल्यूक जैक को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसमें क्रिस से लड़ने की हिम्मत नहीं थी और वो चुपचाप खड़ा रहा। बाकी लड़कों के डराने पर ल्यूक भारी मन से वहां से चला गया, लेकिन वो जितना दूर जाता उसे उतना ही बुरा लगता। बहुत सोचने के बाद ल्यूक ने हिम्मत जुटाई और वापस गया, लेकिन उसने देखा कि उन लोगों ने जैक को छत से नीचे फेंक दिया था। ये भयानक सीन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। यही वजह थी कि उसने ईथन का इस्तेमाल किया और कुछ भी करके एक नकाबपोश हीरो बन गया, ताकि वो पागलों की तरह इन गुंडों को सजा दे सके। वापस असल जिंदगी में क्रिस अभी भी ल्यूक का मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था। सालों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। ल्यूक तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन क्रिस ने उसे एक जोरदार लात मारी और बुरी तरह हवा में उछाल दिया। दोनों की ताकत में इतना फर्क था कि कोई भी निराश हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो फिर कैसा लगा? कुछ याद आया? अब कैसा लग रहा है? हम कितने मजे कर रहे हैं ये देखकर कि ल्यूक अब और नहीं लड़ सकता। ईथन खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्लाकर आगे बढ़ गया। ईथन के हमलों का क्रिस ऐसे सामना कर रहा था जैसे किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। उसने आसानी से हर हमले को रोक लिया और एक दो घूंसे लगने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर अभी भी घमंड था, लेकिन जब क्रिस सीरियस हुआ तो उसका हर वार जानलेवा था। शहर में पले बढ़े ईथन को सड़क की असली लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता था। उन खूंखार हमलों के सामने ईथन तुरंत ढेर हो गया। उसकी हड्डियों के टूटने का दर्द इतना भयानक था कि वो लगभग बेहोश हो गया। वो जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। वही क्रिस ने कोने से एक गिटार उठाया। वो उससे ईथन के पैर तोड़ने ही वाला था कि तभी जोर की आवाज आई। एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी बॉडी उसके स्कूल यूनिफॉर्म से बाहर आ रही थी धीरे धीरे उनके पास आया। उसके आते ही पूरे माहौल में एक अजीब सा डर फैल गया। वो नया स्टूडेंट था जो पहले ही दिन गलती से स्कूल के सबसे बड़े दादा की सीट पर बैठ गया था। निक के गुस्सा होने पर भी जे पहले ही दिन कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसके घमंड भरे रवैये के बावजूद जे उसे प्यार से समझाता रहा। लेकिन जे की इस शांति को निक ने उसकी कमजोरी समझ लिया। उसने बेशर्मी से जे से हर हफ्ते पैसे मांगे और यहाँ तक कह दिया कि अगर पैसे नहीं है तो उसे अपनी बॉडी से ये कीमत चुकानी होगी। इस बकवास बात ने जे के शांति बनाए रखने के फैसले को पूरी तरह खत्म कर दिया। उसने तुरंत अपने पैसे वापस रख लिए और तय किया कि वो निक को उसी की भाषा में जवाब देगा। बस कुछ ही देर में निक को अपनी औकात और दोनों के बीच की ताकत का असली फर्क समझ आ गया। फिर भी वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं था और लड़ना चाहता था। किस्मत से एक टीचर वहां आ गए और इस लड़ाई को वही रोक दिया। अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से निक एक नए स्टूडेंट से अपनी हार पचा नहीं पा रहा था, इसलिए उसने उन्हें आपस में लड़वाने का प्लान बनाया। उसने अपने चेले को ईथन के पास भेजा और झूठ बोला कि जे स्कूल में अपना राज चलाना चाहता है, इसलिए उसने निक को पीटा और अब उसका अगला शिकार ईथन ही है। ये बात सुनकर ईथन बुरी तरह भड़क गया और तुरंत मुड़ा और ल्यूक के साथ वहां से निकल पड़ा। उस वक्त जे आराम से अपनी डेस्क पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। बाकी बच्चों को दिक्कत न हो इसलिए तीनों छत पर चले गए। शायद कोई
गलतफहमी हुई है, मैं लड़ना नहीं चाहता। तो फिर तुम तुरंत निक से क्यों उलझ गए? क्योंकि उन्होंने मुझ पर हमला किया था, तो मैंने बस अपना बचाव किया। तो फिर मैं भी अपना बचाव करूंगा। जैसे कि ईथन ने दोबारा हमला किया। ल्यूक ने जे की यूनिफॉर्म पर उसका नाम देख लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से ईथन को रोका और चेतावनी दी कि वह जे के सामने टिक नहीं पाएगा। ईथन के इस गुस्से के बीच जे ने फिर साफ किया कि वह लड़ना नहीं चाहता। उसका ये शांत बर्ताव घमंड नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद ताकत से आ रहा था, जो ऐसे हालात को संभालने के लिए काफी थी। ल्यूक ने मिडिल स्कूल में ही जे की चर्चे सुन रखे थे। उसने ईथन को बताया कि जे उस बेनाम स्कूल से है जो बिगड़े हुए बच्चों के लिए बना एक खास स्कूल है। वहाँ के टीचर्स बच्चों को लड़ने से नहीं रोकते, बल्कि मारपीट के रैंकिंग के हिसाब से उन्हें कंट्रोल करते हैं। उस स्कूल में सिर्फ सबसे मजबूत लड़के को ही किसी नॉर्मल स्कूल में जाने का मौका मिलता है। इसलिए उस स्कूल के सारे बच्चे फाइटिंग की जी तोड़ प्रैक्टिस करते हैं। उनमें से किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ल्यूक अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उसने देखा कि जे को निक और उसके गैंग ने घेर लिया है। वह एक्साइटेड होकर तमाशा देखने चला गया। इतने सारे लोगों के ललकारने पर भी नर्क जैसे स्कूल से निकले इस किंग ने अपनी खतरनाक ताकत दिखाई। निक तेजी से उसकी तरफ झपटा, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स में जे ने उसे ऐसी लात मारी कि वो वही जमीन पर बैठकर दर्द से कराहने लगा। सब आ जाओ, हिम्मत है तो आ जाओ, आ जाओ, सबके सब एक साथ आ जाओ, देख लूंगा तुम सबको, आ जाओ, हिम्मत है तो आ जाओ। पॉल ने भी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उसका भी वही बुरा हाल हुआ। बस कुछ ही सेकंड में उसे बहुत बुरी तरह से पीछे धकेल दिया गया। जब सैम ने दांत पीसकर उठने और फिर से लड़ने की कोशिश की, तभी एक जोरदार मुक्का उसे सीधा जमीन पर गिरा देता है और वो फिर नहीं उठ पाया। डेविड ने शांति से जमीन पर पड़ा, अपना स्कूल बैग उठाया और आसपास खड़े हैरान लोगों को देखने लगा। जैसे ही डेविड मुड़कर जाने लगा, एलेक्स ने उसे रोक लिया। एलेक्स ने बहुत खुश होकर कहा कि डेविड सच में एक लेजेंड है और उसने अपनी पुरानी गलतफहमी के लिए माफी भी मांगी। फिर बात बदलते हुए उसने अभी हुई लड़ाई का जिक्र किया। उसने बातों बातों में बताया कि अगर आज की लड़ाई के बारे में स्कूल को पता चला तो डेविड के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और उसने सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। एलेक्स ने शर्त रखी कि अगर जरूरत पड़ी तो डेविड को उसकी एक बार मदद करनी होगी। दरअसल एलेक्स ने इयान का इस्तेमाल उन गुंडों से बदला लेने के लिए किया था जिन्होंने उसे और उसके दोस्तों को परेशान किया था, लेकिन प्लान फेल हो गया और वो पकड़ा गया, जिससे क्रिस और भी ज्यादा भड़क गया। जब क्रिस इयान की टांग तोड़ने ही वाला था, तभी डेविड ने बीच बचाव करके उसे रोक दिया। क्रिस ने डेविड का नाम पहले ही सुन रखा था, इसलिए वो उससे डरता था और पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन जाने से पहले क्रिस ने इयान के ईयरफोन छीन लिए और कहा, मुझे दे दो ये। जब इयान को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसके पिता बहुत ज्यादा भावुक हो गए और जब उन्होंने सैम का नाम सुना तो वो एकदम शांत हो गए। सैम के पिता के साथ उनका बिजनेस चलता था। अगर बात पुलिस तक जाती तो इसका मतलब था कि उन्हें अपने ही बिजनेस पार्टनर से लड़ना पड़ता। अपने पिता का ऐसा दोगलापन देखकर इयान ने चिल्लाकर कहा कि सैम एक नंबर का घटिया इंसान है, जिससे उसके पिता की बोलती बंद हो गई। दूसरी तरफ डेविड जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में बाहरी लड़कों ने उसे घेर लिया। वो लोग बहुत सारे थे और लगातार आगे बढ़ रहे थे। साफ था कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। गली छोटी होने की वजह से उनकी भीड़ का कोई फायदा नहीं हो रहा था। डेविड एक तरफ उनके हमलों से बच रहा था और दूसरी तरफ शांति से उन पर पलटवार कर रहा था। कुछ लड़कों को पीटने के बाद वो तेजी से वहां से भागा, लेकिन जैसे ही वो गली से बाहर निकला, दो गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओहो, तुम अभी भी देख सकते हो क्या? चलो आ जाओ। डेविड ने कुछ ही बार में उन सबको पीछे धकेल दिया, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से पीछे से एक लड़के ने उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके कंधे की हड्डी खिसक गई। डेविड ने दर्द को बर्दाश्त किया, अपनी टोपी पहनी और दांत पीसते हुए भागने लगा, लेकिन एक मोड़ पर वो अचानक क्रिस की एक जोरदार लात खाकर जमीन पर गिर पड़ा। इस वक्त डेविड की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी और उसका कंधा भी खिसक गया था, लेकिन क्रिस ने बड़ी बेशर्मी से उसे अकेले लड़ने का चैलेंज दिया और ये कहते ही उसे एक लात मारी। क्या तुम्हारे कंधे में बहुत दर्द है? अब क्या किया जाए? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। डेविड को क्रिस ने लात मारकर गिरा दिया था, लेकिन जैसे ही क्रिस उसका मजाक उड़ाने लगा, डेविड ने तेजी से रोल करके खुद को बचाया और तुरंत उसके टखने पर जोरदार लात मारी। उसने क्रिस का हाथ पकड़कर उसे अपनी कमर से कस लिया और उसकी तरफ से हो रहे लगातार हमलों के दर्द को सहते हुए डटा रहा। जल्दी ही क्रिस एकदम शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने डेविड पर पलटवार किया। डेविड बुरी तरह टूट चुका था। एक जोरदार मुक्के ने उसे हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक दिया। उधर एलेक्स क्लास में इयान की खाली सीट देखकर खुद को कोसने लगा। उसी ने तो इयान को लड़ने के लिए उकसाया था और हाई स्कूल हीरो का टैग देकर उसका ब्रेन वॉश किया था। अपना बदला तो उसने ले लिया, लेकिन इयान का इतना खून बहा और डेविड को भी चोट लग गई और वो अस्पताल पहुंच गया। अपनी गलती सुधारने के लिए एलेक्स अकेला ही क्रिस से लड़ने चला गया ताकि वो इयान के ईयरफोन वापस ला सके। क्रिस एलेक्स को बेसमेंट पार्किंग में ले गया और उसे लड़ने के लिए ललकारा। एलेक्स ने आते ही पूरी ताकत से लगातार कई मुक्के जड़ दिए, जिससे क्रिस घबरा गया, लेकिन क्रिस ने जल्दी ही खुद को संभाला और उसका पैर पकड़कर पलटवार करते हुए लगातार कई बार की। एलेक्स ने भी हार नहीं मानी और हवा में उछलकर उसे एक जोरदार लात मारी। इस लात ने क्रिस को पूरी तरह से पागल कर दिया। दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक और खूनी लड़ाई शुरू हो गई। वे एक दूसरे पर जानवरों की तरह टूट पड़े, लेकिन जैसे जैसे एलेक्स की ताकत कम होने लगी, वो कमजोर पड़ने लगा। क्रिस ने एक जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे वो दोबारा उठ नहीं पाया। बुरी तरह से हारने के बावजूद क्रिस ने आखिर में उसे वो ईयरफोन वापस कर दिए। दूसरी तरफ क्योंकि इयान का हाथ टूट गया था, उसके घर वाले डर गए थे कि वो इन सब में और ना फंस जाए, इसलिए उन्होंने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का फैसला किया। ट्रैफिक लाइट पर रुकने के दौरान इयान को एलेक्स का कॉल आया और जब उसे पता चला कि वो मिलना चाहता है तो इयान तुरंत गाड़ी से कूदकर भाग गया। दोनों के मिलने के बाद एलेक्स ने इयान को बताया कि आज उसने स्कूल में उसके पिता को देखा था और उसे पता चला कि वो विदेश जा रहा है। एलेक्स ने ना तो कोई सवाल किया और ना ही उसे रोका, बस चुपचाप ठीक किया हुआ वॉकमैन उसे दे दिया और दिल से माफी मांगी। अगले दिन इयान के पिता एलेक्स के पास आए और इयान के बारे में पूछने लगे। हालांकि इयान पिछली रात से घर नहीं लौटा था, लेकिन एलेक्स को भी कुछ नहीं पता था। आखिर में एलेक्स तुरंत उनके साथ गाड़ी में बैठकर इयान को ढूंढने निकल गया। दरअसल इयान पूरी रात घर नहीं गया था। अगली सुबह वो सीधे क्रिस के स्कूल के गेट पर उसका इंतजार करने लगा ताकि वो आज सारा हिसाब बराबर कर सके। क्रिस ने इयान को गेट पर देखा और समझ गया कि वो बदला लेने आया है। दोनों के बीच वही मेन गेट पर लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही पलों में क्रिस ने लगातार इतने हमले किए कि इयान जमीन पर गिर पड़ा। उस पर बारिश की तरह मुक्के बरसने लगे बिना किसी रहम के। क्रिस बहुत घमंड में था और उस सो कॉल्ड सुपर हीरो का खूब मजाक उड़ा रहा था। उसने जानबूझकर इयान के सिर पर लात मारी। इस लात ने इयान के अंदर अपने पिता से मिली सालों की बेइज्जती का दर्द जगा दिया। उसका सालों पुराना दबा हुआ गुस्सा एकदम से बाहर आ गया। इयान का खून खौलने लगा। वो फिर से खड़ा हुआ और क्रिस पर मौत बनकर टूट पड़ा। दोनों एक दूसरे पर
पागलों की तरह मुक्के बरसा रहे थे, लेकिन जैसे ही क्रिस ने फिर से मुक्का मारा, इयान ने अपना सिर नीचे किया और उस मुक्के को सह लिया। फिर उसने अपना वो हाथ उठाया जिस पर प्लास्टर बंधा था और उसे पूरी ताकत से क्रिस के सिर पर दे मारा। बिना कोई मौका दिए उसने एक और मुक्का जड़ा और क्रिस को सीधा जमीन पर लिटा दिया। क्रिस के जमीन पर गिरने के बाद भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई। उसने ताना मारते हुए कहा कि इयान अंदर से टूटे हुए वॉकमैन जैसा है, जिसे जबरदस्ती ठीक करने से वो और खराब ही होगा। उसने ये भी कहा कि वे दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों की जिंदगी उनके परिवारों ने बर्बाद की है, जो सिर्फ लड़ झगड़ कर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। ये बातें इयान के दिल में चुभ गई। उसे लगता था कि वो लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन दुनिया की नजर में वो भी किसी गुंडे से कम नहीं था। उस पल उसके सारे छिपे हुए जख्म, दबा हुआ सम्मान और वो इज्जत जो उसने बचा कर रखी थी, वो सब टूट गई। इयान ने अपने ईयरफोन पहने और क्रिस को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। तभी भीड़ के बाहर से कोई भागता हुआ आया और जोर से उसका नाम पुकारने लगा। उसके पिता ने उसे देखकर पूछा कि ये सब क्या है। ये मेरी पहली उड़ान की कहानी है। कहानी के अंत में इयान की मां ने उसे गुमनाम हाई स्कूल जाने वाली बस में बैठा दिया और कमाल की बात ये थी कि एलेक्स भी उसी बस में था। वे आखिरकार उस मशहूर स्कूल में पहुंच गए। ये किसी स्कूल से ज्यादा एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा रहने के लिए खतरनाक मुकाबला करना पड़ता है। हालांकि वहां रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन वहां इंसान बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। जिस पल इयान और एलेक्स ने स्कूल में कदम रखा, उनका पुराना सफर वही खत्म हो गया और अब उनकी एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत हो रही है।